नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार बिगुल बज गया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो ये कि ईडी ने जो खनन आवंटन का मामला है, उसमें जो घोटाला है, घपला है, उसको लेकर के हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं मैं आदिवासी हूं, मुझे सताया जा रहा है, और साथ ही अपनी व्यस्तता का हवाला दे रहे हैं। इस पर आज खास चर्चा होगी। और साथ ही बात होगी कि 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र पर सबसे खास नजर है। और यह भी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या एक बार फिर से लोकतंत्र जाने वाला है, और क्या वहां पर सेना फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है। इन सभी पर होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। 2 चरणों में होगा मतदान। 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 को आएंगे नतीजे। कुल 4 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा मतदाता करेंगे राजनीतिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी का एक नया शिकायत पोर्टल प्रधानमंत्री ने किया लॉन्च। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को बताया जरूरी। तकनीक आधारित सतर्कता बढ़ाने, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सामाजिक कर्तव्य निभाने का भी प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पहुंची गंभीर श्रेणी में। AQI 346 से 400 के बीच हुआ दर्ज। धुएं ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में नहीं देखी जा रही है इस बीच कमी। और वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का 6ठा चरण आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रक्रिया का शुभारंभ। 2 चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगी ऑनलाइन नीलामी। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, करते हैं चर्चा की शुरुआत। और आज सबसे पहले बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के बज गए बिगुल की। तो गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए बज गया बिगुल। तारीखों का हो गया ऐलान। इसका इंतजार था और उस इंतजार को चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। चुनाव आयोग ने किया राज्य की 182 सीटों पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। और ये जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होने हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा 182 सीटों पर, और 8 दिसंबर को आ जाएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे। दरअसल इसी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव का भी नतीजा 8 दिसंबर को ही आना है। तो गुजरात और हिमाचल दोनों जगहों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। मतगणना उसी दिन होगी। गुजरात में कुल 4 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, और वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। राज्य में महिला मतदाता करीब 2 करोड़ 37 लाख और पुरुष मतदाता लगभग 2 करोड़ 53 लाख। तो इस तरह से कुल करीब 4 करोड़ 90 लाख। गुजरात में पहली बार के मतदाताओं की संख्या भी करीब 4,61,000 है। तो ये मतदाता बेहद खास होंगे। गुजरात में सामान्य सीट 142 है, अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 27 सीट है। 2017 पर नजर डालते हैं। उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीट और कांग्रेस को 77 सीट मिली थी, और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वैसे तो गुजरात में पिछले 27 साल से यानी कि 1995 से ही लगातार बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। चुनाव आयोग ने मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वो फेक न्यूज को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे फेक न्यूज चलते रहते हैं। और फेक न्यूज से निपटने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा विशेष रूप से टीमें भी तैनात की गई हैं। और क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते समय, पहले सुन लेते हैं और उसके बाद जुड़ेंगे अपने संवाददाता ऋषि कुमार से। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November
and for the second phase, 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. जी, तो ये ब्यौरा चुनाव आयोग ने दिया है और ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, जिस तरह से कि गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों का इंतजार था, ये तो पता था कि 8 दिसंबर को अगर हिमाचल के नतीजे आने हैं तो कुछ ऐसी ही तारीखों का ऐलान होगा जिसमें कि गुजरात में भी 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएं, लेकिन 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया गया गुजरात में। इसकी कोई खास वजह है ऋषि? देखिए लालचंद, जहाँ तक गुजरात विधानसभा चुनावों की इन 2 चरणों की बात करें तो पूर्व में भी इसी तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन इसकी ठोस वजह यही है क्योंकि गुजरात का जो इलाका है, जो उसका भौगोलिक उसका जो पहलू है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप एक ही चरण में चुनाव करा पाएँ। एक तो इस राज्य में जो जनसंख्या के घनत्व की अगर हम देखें लालचंद, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हाई डेंसिटी है तो कुछ पर बहुत ही लो डेंसिटी के इलाके हैं। इस वजह से यहाँ पर जो चुनाव आयोग को सीटों के लिहाज से जो वर्गीकरण इलाकों में करना हो तो उसमें मुश्किल तो है ही, क्योंकि आपको जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, अब इसमें अगर हम देखें तो कक्ष का इलाका है, सीमा जो समुद्र का तटीय इलाका है, और इसके अलावा वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली डेंस है, जहाँ घनत्व तो बहुत ज़्यादा है जनसंख्या का, जिसमें कि सूरत है, अहमदाबाद है, ये जो तमाम औद्योगिक इलाके हैं, तो इन सब में एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो टीम है उनकी रवानगी की ज़रूरत होती है, और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो उस लिहाज से यही बेहतर है कि यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव हो। हालांकि यहाँ पर मौसम का कोई उस तरीके का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है जो कि अन्य राज्यों में देखा जाता है। खासतौर से अगर हम बात करें तो पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर मौसम एक बड़ा पहलू होता है, लेकिन जो ज्योग्राफी है, जो उसका भौगोलिक पक्ष है, जो दूरस्थ इलाके हैं, ये भी एक बड़ा पहलू होता है जिसके के हिसाब से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो इस पूरे पहलुओं को अगर हम देखें तो आयोग के पास विकल्प 2 ही चरणों के थे। हालांकि अटकलें 3-3 चरणों की भी हो रही थी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत महसूस अभी तक नहीं की गई है कि 3 चरणों में वहाँ पर चुनाव कराए गए हों। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक ही चरण में कई बार हमने देखा है कि वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन उसका एक अलग पक्ष होता है, इसी वजह से ये 2 चरणों में चुनाव कराए गए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो पीछे में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी था, आपने भी उसे ज़रूर देखा होगा। अगर भौगोलिक रूप से बात कर लें तो 1 दिसंबर को कौन से हिस्से में भौगोलिक रूप से और 5 दिसंबर को कौन से हिस्से में चुनाव है? देखिए लालचंद, गुजरात को अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, और उसको चुनाव आयोग ने 2 हिस्से अलग किए हैं और 1 हिस्सा अलग किया है, जिसमें कि जो सौराष्ट्र का इलाका है, कक्ष का इलाका है, उसको उन्होंने दक्षिण गुजरात के साथ सम्मिलित किया है। तो वहीं जो अहमदाबाद का इलाका है, जो पूरा का पूरा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का इलाका है, उसको उन्होंने दूसरे चरण में रखा है। इसी वजह से चूंकि आयोग के पास जो सीटों का अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, करीब करीब बराबर सीटें हैं, 10-20 सीटों 15 सीटों का ही अंतर है। तो उन्होंने उसको 2 भागों में, इसी तरीके से जब सीटों को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो अगर इसको हम उत्तरी और दक्षिणी गुजरात को एक साथ सम्मिलित कर लेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी सीटों की। इसी वजह से इसमें सौराष्ट्र और कक्ष का इलाका रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत कम है लेकिन इलाका बहुत बड़ा है। तो इस वजह से उसको उसमें पहले चरण में शामिल करके दूसरे चरण के लिए उसको रखा गया है, अहमदाबाद का जो इलाका है। तो इसको हम इस लिहाज से ज्योग्राफी के हिसाब से समझ सकते हैं। जी, एक बात और खास तौर पर ऋषि, जिस तरह से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि फेक न्यूज़ से निपटने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, और इतना ही नहीं, जो मीडिया संस्थान हैं उससे भी अपील की है कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं। इसकी खास तौर पर ज़रूरत चुनाव आयोग को क्यों महसूस हुई इस बार? देखिए लालचंद, जहाँ तक न्यूज़ को लेकर बात करें तो न्यूज़ जब फेक न्यूज़ हो जाती है तो वो न्यूज़ नहीं रहती है, और ये बात आयोग जानता है, लेकिन लोगों को इस बात का आकलन करने में मुश्किलें होती हैं कि क्या सही न्यूज़ है और क्या
नहीं है, जो न्यूज़ नहीं है। इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो आयोग के द्वारा इस तरीके से जो मीडिया मॉनिटरिंग है, और इसमें शुरुआत हुई थी पेड न्यूज़ से। पेड न्यूज़ का एक बड़ा कंसेप्ट था, जिसमें कि लगातार चुनाव आयोग इस बात पर नज़र रखता था कि कौन कौन से संस्थान हैं, कैसी खबरें हैं, किस तरीके से उनको प्रसारित किया जा रहा है। और इसको हमने देखा 2008 के आसपास के जो विधानसभा चुनाव केरल के थे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब पेड न्यूज़ के अलावा अब उनको फेक न्यूज़ को भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये जो पहलू है इसमें अफवाहें फैलाना ज़्यादा आसान होता है, और इससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा चुनावी वातावरण होता है वो दूषित होता है, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो प्रभावित होता है। क्योंकि एक पक्ष जिसके पास सारे संसाधन हैं, सोशल मीडिया है, और उसके पास तमाम जो ह्यूमन मैनेजमेंट है, जो लोग हैं उनके साथ, अगर वो चाहें तो फेक न्यूज़ के जरिए बहुत सारे नैरेटिव्स चुनाव के में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि जो फेक न्यूज़ है उसको रोका जाए। न सिर्फ रोका जाए, बल्कि इसको उन्होंने कहा कि इस मसले में जो कड़ाई से जो आईपीसी के तहत जो कार्रवाई करने की जो प्रोसेस है, उसको भी उन्होंने कहा कि आयोग उससे पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, तो वो अपनी तरफ से कम उसको अग्रसारित ना करें, उसको आगे ना बढ़ाएं। तो ये जो न्यूज़ का जो दौर है, इसमें फेक न्यूज़ आज एक ऐसा कंसेप्ट बन गया है जिसको कि रोकना बेहद ज़रूरी है, कम से कम चुनाव के दौरान। और इसी वजह से चुनाव आयोग ने इसके लिए, अगर हम देखें तो लालचंद, जो हेट स्पीच का कंसेप्ट हुआ करता था और फेक न्यूज़ का कंसेप्ट उसमें जुड़ा है, तो इस पूरे प्रोसेस को सोशल मीडिया पर रोका जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आयोग ने, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ MOU साइन कर रखा है, और आयोग की जो टीम है वो तैनात है। उन्होंने, आयोग ने आज ये भी कहा कि उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो राज्य का जो निर्वाचन कार्यालय है उसके अंदर भी टीमें तैनात की गई हैं, और जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी के जो कि वहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं MCC लागू होने के बाद, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने ज़िले में इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि वहाँ पर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उसको रोका जाए, और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, और हम आपको एक बार बता दें कि वहां पर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, और अब ये देखना होगा कि इस बार का चुनाव वहां पर कैसा रहता है। बहरहाल, बढ़ते हैं आज की हम खास चर्चा की तरफ, और आज की जो खास चर्चा है वो ये है कि हेमंत सोरेन क्या जांच से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। सीएम सोरेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला देने के साथ ही अपने को आदिवासी मुख्यमंत्री होने का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। दरअसल हेमंत सोरेन को रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होना है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी हेमंत सोरेन के सहयोगी पंकज मिश्रा को तो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, और इस छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी के साथ सोरेन से जुड़े कागजात मिलने पर ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजा था। यानी कि समन भेजने का पुख्ता आधार है। पंकज मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट में ईडी ने छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन के बैंक खातों से जुड़ा चेकबुक मिलने की भी बात कही है। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा सीएम हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भी संदेह के घेरे में हैं। उन पर आरोप है कि सीएम रहते अपने नाम से 2 खनन का पट्टा आवंटित कर लिया था अपने आप को हेमंत सोरेन। और एक सवाल यह है कि जब भी केंद्रीय एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है तो विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों करता है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होता है। वहां पर ममता बनर्जी ईडी और सीबीआई की जांच को लोकतंत्र पर हमला मानती है, और यही चीज अब झारखंड में भी होने लगी है, क्योंकि जेएमएम जो उनकी पार्टी है मुख्यमंत्री की, वो हेमंत सोरेन से पूछताछ होने पर आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दे रहा है। तो जांच का सामना नहीं करना है, लेकिन तरह तरह की बातें जरूर करनी है। हम सुनते हैं कि प्रतुल शाहदेव क्या कह रहे हैं इस मामले पर।
माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। वहां पे उन्होंने साहिबगंज में कहा कि हम ईडी के बुलावे से हमें कोई डर नहीं, हम एकदम जाएंगे, और यहां रांची आकर उनका कार्यालय जो है वो 15 तारीख तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी करता है। तो साफ इस बात से ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी के सामने पेश होने से भागते दिख रहे हैं, जबकि उच्च पद पर बैठे लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए और क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना था। और हमारे साथ अब इसमें चर्चा पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार, तो जुड़ ही रहे हैं, और साथ में प्रदीप सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जी जुड़ चुके हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूं, डॉक्टर तनुज खत्री जी से ही शुरुआत करते हैं। बताइए डॉक्टर तनुज जी कि जांच का सामना इस देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं ना, उन्होंने भी जांच का सामना किया था 9 साल तक, एसआईटी की जांच का सामना, और कहीं कोई उस तरह का न तो कुछ राजनीतिक हंगामा देखने को मिला था न कुछ और। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोप लगे हैं और कुछ जो वहां पर जो ईडी की जो छापेमारी हुई थी उसमें कागजात मिले हैं, उसके आधार पर अगर समन भेजा जाता है तो व्यस्तता का हवाला, आदिवासी मुख्यमंत्री होने का कार्ड, या ऐसा क्यों डॉक्टर तनुज जी? देखिए, पहली बात तो ये जो आरोप जो भी ये लोग लगा रहे हैं कि जांच का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, ये सरासर गलत है। अच्छा, ठीक है। कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ, और अच्छा किया कि आपने एक प्रमुख बात याद दिलाई कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, तो उन्होंने भी सीबीआई और तमाम जो है एजेंसियों का सामना किया था, उनको जी बिल्कुल किया गया था, बुलावा आया था। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि हम जो है सहयोग नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे। और जो शेड्यूल की बात आ रही है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है, अभी आपको जानकारी होगी, आपके संवाददाता के थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं, झारखंड के अंदर में कार्यक्रम चल रहा है, सरकारी कार्यक्रम है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, जिसका पहला फेज जो है 22 अक्टूबर को समाप्त हुआ, और दूसरा चरण जो है 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक वो शेड्यूल्ड। तो ये तो चीजें पहले से शेड्यूल है। और 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है, और जिसमें गर्व की बात है कि महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया उसमें शामिल होने की होने जा रही। ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर है। और लेकिन क्या ये कहा है कि रायपुर में आदिवासी नृत्य में शामिल होना है? बिल्कुल, वो देखिए, अब अन्य राज्य का कार्यक्रम तो उसके हिसाब से चलेगा ना। एक हमारे जो राज्य के अंदर जो सरकार है उसका कार्यक्रम भी अपने सरकारी तंत्र के हिसाब से चल रहा है, और दूसरे राज्य का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। तो कहीं कोई अलग से कोई शेड्यूल जारी करने की या कोई नया शेड्यूल तो बनाया नहीं है। कल भी मुख्यमंत्री साहेबगंज में थे, आज भी वो अभी अपने आवास में लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो वो रूबरू हो रहे होंगे। तो और उसके बाद जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार वो जाएंगे। लेकिन बार बार लौटता हूं टारगेट करना, और जो विक्टिम कार्ड की बात आपने कही, मतलब आपने कही, यानी कि विपक्ष ने कहा, उसको आपने बताने का काम किया। विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, विक्टिम बनाया जा रहा है। अच्छा, टारगेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विक्टिम बनाया जा रहा है। जो लोहा लेने के लिए तैयार है, ठीक है, हमने तो लोहा लेने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से। ठीक है, लौटता हूं तनुज जी, लौटता हूं। हमने तो आपकी ही बात को, जो आपने कहा ना, उस बात को हमने रखा है, और हम जवाब लेते हैं प्रदीप सिन्हा जी से। प्रदीप सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड हम खेल नहीं रहे हैं, विक्टिम हमें बना रहे हैं, इसीलिए हम ऐसी बात कह रहे हैं। तो क्या आप विक्टिम बना रहे हैं प्रदीप सिन्हा जी? देखिए, तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिशोध की राजनीति करती है। जो कृत्य मुख्यमंत्री ने किए पद पर रहते हुए, उसकी वजह से आज एक पूरा परिस्थिति उत्पन्न होता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को यह जवाब देना चाहिए कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक दोषारोपण करना कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के माध्यम से हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल निराधार है, और लोग भी समझते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा
कि जो लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ विक्टिम कार्ड क्या होता है। कि एक तो मुख्यमंत्री पद पर है, लोगों ने चुनकर आप पर भरोसा जताया, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, आदिवासी हूँ इसलिए तंग किया जा रहा है, आंदोलनकारी का बेटा हूँ इसलिए तंग किया जा रहा है। एक बात बता रहा हूँ आपको कि वो आंदोलनकारी जिसका बेटा होने का वो दम्भ भरते हैं जी, उस आंदोलनकारी ने सन 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जब आंदोलन की अगुवाई कर रही थी राज्य में जी, तो उस आंदोलन को बेच दिया था कांग्रेस पार्टी के हाथ। आज वही दोनों दल मिलकर यहाँ सरकार चला रहे। तो बहुत ही हास्यास्पद है कि आंदोलनकारी का बेटा, ठीक है, जवाब लेंगे इस पर, जवाब लेंगे इस पर, पूछिए डिफाइन हाँ, किया जाए। जरूर पूछेंगे डॉक्टर तनुज से, लेकिन पहले दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, ये बताइए कि डॉक्टर तनुज कह रहे हैं कि दरअसल राज्य में स्थापना दिवस आने का कार्यक्रम है और भी कई कार्यक्रम है, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं, क्या कहना है सीएम का? क्योंकि जब ईडी बुला रही है जांच के लिए तो जाने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या बोला है मुख्यमंत्री ने इस बारे में? दिवाकर पर ये मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत तरह की चीजें आई हैं। और कल साहेबगंज में जब आपकी सरकार, जैसा खत्री जी बात कर रहे हैं कि वो उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, सरकारी कार्यक्रम, और उसका दूसरा चरण चल रहा है, तो इसके जरिए उन्होंने एक अपनी व्यस्तता, देखिए कल जब सुबह ये खबर निकल कर आई कि ईडी का संबंध जी, एक मुख्यमंत्री का शेड्यूल जो 15 तारीख तक का है वो जारी किया गया, वो दिखाने की कोशिश की मुख्यमंत्री व्यस्त है, लेकिन इस तरह की शेड्यूल ये पहले कभी यहाँ पे जारी नहीं किया गया था। एज ए मीडिया पर्सन मैं ये चीज कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये अगली 15 दिनों का जो शेड्यूल जारी किया गया, इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई। और उसके बाद कल शाम में यूपीए के जो तमाम नेता है, यूपीए के जो विधायक है और जो सरकार में शामिल लोग हैं, उनकी मुख्यमंत्री आवास में बैठक होती है, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से बात करते हैं। और एक तरीके से वो जिस विक्टिम कार्ड की बात आप कह रहे हैं और दूसरे नेता भी बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि भी बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो विक्टिम कार्ड लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर तरफ से खेला जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से खेला। बाद राजभवन के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की बात की जा रही है, ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईडी ने कल लिखा था पुलिस मुख्यालय को, तो तमाम इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही है। इससे तो पूरा डर और खौफ का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो। तो ऐसे में वो स्थिति नहीं होनी चाहिए जो एक डर का माहौल पैदा करे। ऐसे में सहयोग की निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री की ओर से ये जारी किया गया। जी लौटता हूं दिवाकर आपके। डॉक्टर तनुज जी, ये बताइए कि जब छापेमारी होती है तो उसमें ईडी को जो पंकज मिश्रा है उनके यहां से कागजात मिला है, ठीक है, बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक मिला है सीएम के, हेमंत सोरेन के, उसके आधार पर अगर पूछताछ के लिए बुलाती है तो आप लोग नाकेबंदी की, आर्थिक नाकेबंदी की भी धमकी दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। नहीं, ये बातें किसने बताई आपको, कहां से क्या मिला है? अब ये तो जो ईडी ने जो समन भेजा है तो आपको लगता है कि बिना आधार का भेजा होगा या किसी आधार पर? उस पर नहीं सवाल, ओहो, मैं उस पर सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको कहां से ये पता चला कि क्या क्या चीजें, ईडी और बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, देखिए हमें जहां से पता चला हम बता देते हैं। पार्टी को कहां से पता चल गया कि क्या मिला है? पार्टी को नहीं, हम मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। पार्टी को जो कहना है वो पार्टी कहेगी, हमें उससे नहीं लेना देना। कहां से इसकी जानकारी मिली? ईडी के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वहां पर जो छापेमारी हुई थी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के दौरान, तो वहां पर ईडी को सोरेन से, हेमंत सोरेन से जुड़े हुए कुछ कागजात मिले हैं और उनसे जुड़े हुए बैंक खातों से जुड़ा हुआ कुछ डिटेल मिला है। यह हमारे मीडिया सूत्रों का कहना है। मैं आपके मीडिया सूत्रों, आप इसको नकारते हैं क्या? आप इसको नकारते हैं? नहीं, मैं उसको नहीं नकार रहा हूं। सुनिए, मैं आपकी बात आ गई। मैं वही कह रहा हूं कि आपको जो खबर मिली है वो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, ना ईडी ने आकर के बताया। लेकिन दिक्कत इतना ही नहीं, ईडी ने जो है ना डॉक्टर तनुज जी, ईडी ने जो चार्जशीट जारी की है उसमें नाम है डॉक्टर तनुज जी। हाँ ठीक है, ईडी ने जो चार्जशीट जारी की है उसमें मुख्यमंत्री का नाम है। ठीक है, जो भी चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं
कि ईडी को कुछ बताना होगा तो ईडी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन झारखंड के अंदर में जब आप खंगालिएगा यहाँ के नेताओं का ट्वीट को, चाहे उनके बयानों को, तो वो बताने का काम कर रहे हैं ना। दिक्कत यहाँ पर है। नहीं, वो तो चलिए उनका काम राजनीति करना है, वो राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति करना है, लेकिन आप एक केंद्रीय एजेंसी ने क्या फाइंडिंग्स हुआ वो भारतीय जनता पार्टी बताएगी? नहीं, वो अपने राजनीतिक हमले के तहत ऐसा कोई भी पार्टी करती है, आप भी उनके ऊपर किसी मामले पर करेंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो जांच एजेंसी है और हम जैसे मीडिया के लोग हैं, तो हम बिना आधार की बात नहीं करते। मैं दिवाकर के पास चल के इसकी पुष्टि करता हूं। दिवाकर, इस मामले में जो जांच पहुंची है ईडी की, अभी इस मामले में कितनी प्रगति हुई है, और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके आसपास कितना ये जांच का फंदा गिरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये पिछले 6 महीने से झारखंड में अवैध खनन का मामला जब सामने आया था, और उसके बाद जो यहाँ की खान सचिव पूजा सिंघल जब गिरफ्त में आई, तो उसके बाद वो मनरेगा घोटाले में अंदर चली गई, और ये तमाम प्रकरण, उसके बाद जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है वो गिरफ्त में आए, और वो भी फिलहाल जो हम कह सकते हैं वो गिरफ्त जेल में है, और उसके बाद वो इलाज करा रहे हैं रिम्स में। इस दौरान जो हम लोगों को जानकारी मिली है, ईडी की तरफ से सूत्रों से जो जानकारी मिली है, कि उस दौरान भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो उनके विधायक प्रतिनिधि है, बिल्कुल इसी साक्ष्य का मैं जिक्र कर रहा था। ब्लैकमेलिंग का जो काम है, इस तरह की चीजें बहुत कुछ ईडी को मिली है। हालांकि ईडी ने अपनी तरफ से खुलासा नहीं किया, लेकिन देखिए, मीडिया पर्सन को कुछ ना कुछ जानकारी उनके सोर्सेज से मिलती है, और उसी के जरिए हम लोग कोई भी आधार, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। हाँ, ये एकदम सच बात। इस तरह की चीजें आई, और लगातार इस तरह की बात मीडिया में चल रही थी कि मुख्यमंत्री को इस मामले में समन जारी किया जा सकता है। और कल सुबह होते होते ये खबरें छिनकर आ गई और सब जगह मीडिया में ये छा गई, और उसके बाद जो हम कह सकते हैं ये एक सरगर्मी जो है वो बढ़ गई। बीजेपी की ओर से ट्वीट आने लगे, जेएमएम की ओर से ट्वीट आने लगे, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर जो सिलसिला चल रहा था पिछले झारखंड में 6 महीने से, अवैध खनन को लेकर जो आरोप लग रहे थे, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर ईडी को कुछ ना कुछ उस पर सबूत मिला है, और उसी आधार पर मीडिया में ये चीजें निकल कर सामने आई। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर तनुज जी की जो बात थी कि कहां से पता चले, उस पर काफी हद तक जवाब मिला है। लेकिन उनका एक सवाल और था, और वो सवाल था उनका भारतीय जनता पार्टी से। पूछ लेते हैं डॉक्टर तनुज जी, प्रदीप सिन्हा जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, आप लोग क्या ईडी को जो बात रखनी है उसको रखने का काम आप लोग करने लगते हैं क्या, अपने ट्वीट के जरिए या बयानों के जरिए? ये डॉक्टर तनुज जी का आरोप है। देखिए, इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पार्टी ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। जब पक्ष रखने की बारी आई चुनाव आयोग के समक्ष, तो हम लोगों ने अपने वकील के माध्यम से सारे तथ्य रखे, और उसी के आधार पर हम इतने भरोसेमंद हैं और आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से जो हमारी सुनवाई के दौरान हम लोगों ने दलील पेश की है मुख्यमंत्री के खिलाफ जाएगा। और अगर इन्हीं बातों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का आपत्ति है, तो मैं समझता हूं कि उनको सोर्सेस की खबर पर भरोसा करके जो वो चले जाते हैं अपने बयानबाजी करने के लिए, उस पर बचना चाहिए। मैं आपको बात बताऊं कि दिवाकर जी चूंकि यहाँ झारखंड के अंदर सारी चीजें देखते हैं, एक स्मरण करना चाहूंगा कि अभी ईडी के ही मामले की सुनवाई जब चल रही थी, तो मुख्यमंत्री सचिवालय से एक आम नोटिफिकेशन जारी हुआ मीडिया हाउसेस की कि अगर मुख्यमंत्री का नाम देकर किसी ने खबर चलाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बताइए, लोग घूमने की जा रही है, और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इस तरह से खौफ बनाने की ये के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की गई, एक इस तरह की मतलब कोशिश की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहले भी चूंकि अटैक कर चुके हैं हमारे कार्यालय पर, लौटता कोशिश की जा रही है आम जनता के बीच कि अगर ईडी इसी तरह से कार्रवाई करती रही तो हम फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अटैक करें। ठीक है, मैं लौटता हूँ। सुरक्षा देने की आवश्यकता है, उनको सुरक्षा दे नहीं पा रही है। ठीक है, राज्य में अपराध चरम पर है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पहले आप देखेंगे पूरी बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोक दी गई है कार्यकर्ताओं। ठीक है डॉक्टर तनुज जी, अब जो मैं आपसे चाहूंगा सीधा जवाब दीजिएगा कि मीडिया को धमकाने का आरोप लग रहा है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर खौफ का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी जा रही है। तो ये किस तरह का सहयोग आप कर रहे हैं डॉक्टर तनुज जी, बताइए, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, मीडिया को धमकाने की जहां तक बात, ये कौन कह रहा है जो मीडिया को खरीद लेने की बात का काम करता है? और देखिए, दिवाकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखा और उसमें
प्रमुखता से उन्होंने भी कहा जी। ईडी ने अपने तरफ से कुछ जारी नहीं किया है। हम सभी बातों को प्रमाणित करते, लेकिन ये सभी बातें अगर ईडी के तरफ से आती तो वो स्वीकार करने की योग्य होती, लेकिन सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आई ना। उनका कहना है कि हम इस मामले में पक्षकार हैं, हम मामले को लेकर गए हैं। पक्षकार हो सकते हैं, हाँ। लेकिन फैसला सुनाने वाले नहीं हो सकते हैं ना, सजा देने वाले तो नहीं हो सकते हैं ना। क्यों नहीं आप बोल रहे हैं कि पहला ओपिनियन जो राजभवन को प्राप्त हुआ है, हाँ। उसको खोलने की पैरवी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहला जो फर्स्ट ओपिनियन है उसमें कुछ है ही नहीं। आप उसमें मुख्यमंत्री पर हमला कर ही नहीं पा रहे हैं। आ रहा हूं प्रदीप जी, जवाब देने के लिए आ रहा हूं। हाँ हाँ, जवाब दे दीजिए कि वो जो पहला ओपिनियन आया उस पर अभी तक कुछ क्यों नहीं खोला गया, वो खास तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। जी जी जी, एक बात बताना चाहूंगा कि चूंकि आपके दूरदर्शन को काफी सारे लोग देखते हैं, जी जी, एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न की राज्य के मुख्यमंत्री ने। वो राज्यपाल के समक्ष चले गए मिलने के लिए, और जो ईसी और राजभवन के बीच जो पत्राचार हुआ उसकी एक प्रति मांग बैठ। बाद में इलेक्शन कमीशन भी गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बिल्कुल हमारा विशेषाधिकार है, और जो संस्थाओं के बीच पत्राचार होता है उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। आरटीआई जब डाल दिया इन लोगों ने। अब आप बताएं कि आखिर किस बात का डर है? अगर आपने कुछ किया ही नहीं, कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर डर काहेगा? और आप तो जिस शीर्ष पद पर बैठे हैं, अगर कानून का सम्मान आप करते हैं, ईडी के दावे पर अगर आप ईडी के समक्ष पेश होते हैं, तो मैं समझता हूं कि आम जनमानस में एक संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी कानून के नजर में समान है, और वो कानून का सम्मान करता है। ठीक है, मैं जरा एक बार फिर से रुक कर लेता हूं अपने संवाददाता का। दिवाकर, जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी जा रही, लगता है जैसे पश्चिम बंगाल का जो सटा हुआ राज्य है, तो पश्चिम बंगाल वाला मामला धीरे धीरे इधर आ रहा है। जैसे ममता बनर्जी पहले केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाती रही हैं, लगातार उठाती रहती हैं, अब जाकर के यहां जेएमएम भी क्या उसी चीज को सीख रही है टीएमसी से? देखिए, ये तो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि टीएमसी से सीख रही है जेएमएम, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कल जिस तरीके से, चाहे वो पार्टी की ओर से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से जानकारी दी गई और उसके बाद ईडी पर जिस तरीके से निशाना साधा गया, ये शायद इससे बचना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि ये जो निशाना था वो एक तरीके से केंद्रीय एजेंसी पर डायरेक्ट निशाना किया जाता। ठीक है, पार्टी हो सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी जो हो सकती है, अपने व्यूज हो सकते हैं, अपनी लड़ाई हो सकती है और अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी को डायरेक्ट की नहीं, केंद्रीय एजेंसी किसी के इशारे पे काम कर रही है, इस तरह के आरोप से बचना चाहिए शायद। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें देखने को आ रही है, जिस तरीके से ट्वीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला के नेता हैं या दूसरे तरह के नेता हैं, जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद उसको रिट्वीट किया जा रहा है, तो इसके जरिए एक तरीके से गोलबंदी की स्थिति तो निश्चित तौर पर बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री को ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर यह कोशिश हो रही है कि इसको एक दो पार्टी की लड़ाई साबित करने की कोशिश हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के जरिए। लेकिन ये ईडी का कार्रवाई है और ईडी ने जिस तरीके से फाइंडिंग्स किया है और पिछले 6 महीने में जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है, उसके जरिए ईडी ने कोई कार्रवाई की और सरकारी एजेंसी है, सत्ता आज इतने पक्ष है, कल वो विपक्ष में रहेंगे, चीजें आती और जाती रहेंगे, लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ईडी पर लग रहा है, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। और ये भी बात है, देखिए जांच चल रही है डॉक्टर तनु जी, जांच चल रही है, ना तो अभी क्लीन चिट दी गई है, ना दोषी ठहराया गया है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी पर कर रहे हैं कि जब तक जांच चल रही है तब तक पूरा सहयोग होना चाहिए, उसमें असहयोग या धमकी या खौफ का माहौल नहीं बनना चाहिए, इसी पर चर्चा थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, डॉक्टर तनुज जी जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, प्रदीप जी आपका भी जुड़ने और चर्चा करने के लिए, और दिवाकर आपका भी वहां से तथ्य हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात फिर वही है कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 9 साल तक एसआईटी जांच का सामना किया, उसमें ना कोई धमकी, ना कोई राजनीतिक ड्रामा, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर आज ऐसा क्यों होता है? और फिर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसको रोकने का काम, आप चाहे बंगाल ले लें, झारखंड ले लें या कहीं पर भी ले लें, उसको करने के लिए जबरदस्त सियासत होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और सियासत की ही बात हो रही है तो जरा देखते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस तरह की सियासत हो रही है, और क्या वहां पर जो सियासत है वो वहां की जमहूरियत को ही निगलने वाली है। पाकिस्तान में सियासी जंग, क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से उठने लगे हैं ये सवाल। खून खराबे,
और हिंसा की आशंका के मद्देनजर फौज ने वहां पर मोर्चा संभाला है। लाहौर से इस्लामाबाद के हकीकी आजादी मार्च को इमरान खान ने अनिश्चितकालीन मार्च का नाम दे दिया है और अपनी गिरफ्तारी पर इमरान खान ने पाकिस्तान के कई टुकड़े में बंट जाने की भी धमकी दे दी है। और इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी तुलना शेख मुजीबुर रहमान से की है। वही शेख मुजीबुर रहमान जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस समय जब यह हुआ था 1971 में, उस समय हुकूमत में आने से शेख मुजीबुर रहमान को रोकने के लिए ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्योंकि उनको रोका गया था। इमरान खान ने मार्शल लॉ लागू करने की धमकी दी है, लेकिन इमरान ने आखिर किसके इशारे पर मार्च की रफ्तार को कम कर दिया है? आर्थिक संकट और सियासी संग्राम में फंसे इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन का दरवाजा खटखटाया है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन से आर्थिक और राजनीतिक मदद मांगी है। लेकिन इस बीच उधर राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई है और चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने की बात की है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग से 5 साल तक चुनाव न लड़ने का आदेश मिला है इमरान खान को, और फिर लॉन्ग मार्च जो है उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो पाकिस्तानी फौज को मिल रही है, जिसने इमरान खान को हुकूमत सौंपी थी। अब इमरान खान उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। पहली बार आईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान को झूठा करार दिया था। और लेकिन इस बीच में पाकिस्तान में नवंबर में जनरल बाजवा रिटायरमेंट में जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान का अगला जनरल कौन होगा, यह सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक फौजी जनरल की नियुक्ति से पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकती है? क्या यह तख्ता पलट हो सकता है? इमरान खान ने क्या कहा है इस पर, सुनिए पहले इमरान खान को। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को शुरू हो रहा है, मैं जुमे को लीड करूंगा। उसको 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे, और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। ये लोग इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करने दें, अवाम को फैसला करने दें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस वक्त। हमने हमारे सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने पुरअमन रहना है इससे, और हम इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि कौम आज पाकिस्तान कौम खड़ी किधर है। तो पाकिस्तान की कौम किधर खड़ी है और पाकिस्तान में क्या होने वाला है? क्या वहां एक बार फिर से जमहूरियत की जो है उस पर सेना फिर से काबिज हो जाएगी क्या? विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ रहे हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। विनोद जी, सीधा सवाल ये कि क्या लगता है कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि लगभग आधे वक्त तक आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर फौज जो है वो सत्ता पर काबिज रही है। क्या एक बार फिर से ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह के हालात इमरान खान ने पैदा कर दिए हैं? लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, ये शर्म की बात होनी चाहिए कि 75 साल का ये पाकिस्तान हुआ है भारत से बंटवारे के बाद, और उस पाकिस्तान की हालत ये है कि अपने 75 साल में एक आर्मी के चीफ की नियुक्ति को लेके एक पार्टी सड़क पे है तो दूसरी पार्टी जो है दौड़ के जो है वो चाइना में बैठा हुआ है। ये कितनी शर्म की बात है कि एक आर्मी जनरल, एक फौज की इतनी अहमियत क्यों है जी इस पाकिस्तान में, जो अपने को एक लोकतांत्रिक देश होने का, एक लोकतांत्रिक मुल्क होने का नाम देता है, लेकिन एक फौज की नियुक्ति के, फौज के जनरल की नियुक्ति को लेके इतना रसाकसी है कि एक पूरी पार्टी पिछले, आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते से अपने हजारों लाखों समर्थकों के साथ रोड पे है। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान एक प्रेशर बना रहे हैं। जो नवंबर में जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, उस रिटायर होने के बाद जो भी कोई आर्मी चीफ आएगा वो उनके पसंद का होना चाहिए, या उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि आर्मी चीफ कौन हो। देखिए लालचंद जी, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं कि आर्मी चीफ का क्या है पाकिस्तान के पूरे एस्टेब्लिशमेंट में, और वो होता क्या है कि आप ये देखिए कि इससे पहले नवाज शरीफ को, अब जो परवेज मुशर्रफ का जब वहाँ पे रिटायरमेंट का टाइम आया था कि करगिल का वार क्या उस समय में ख़त्म हुआ था, उसके करगिल वार के कॉन्स्पिरेटर कौन थे ये दुनिया जानती है कि परवेज मुशर्रफ ने उसको किस तरह से शुरू किया, नवाज शरीफ उसको सिर्फ पीछे पीछे ही चल रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही आर्मी चीफ को लगा, परवेज मुशर्रफ को लगा था कि ये अगला हमारा एक्सटेंशन नहीं कर रहा है, तो उसने उसके खिलाफ में, नवाज शरीफ के खिलाफ में कूप कर दिया और नवाज शरीफ को दरबदर होना पड़ा।
आपको शायद पता होगा कि नवाज शरीफ की जान बच गई थी, उनको फांसी की सजा के तख्ते पर लटकाने का पूरा मंसूबा बना लिया था। जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट था उनके खिलाफ में लगभग एक तरह से फैसला भी दे दिया था, लेकिन सऊदी अरबिया के इंटरवेंशन से नवाज शरीफ की जान बच गई थी, नवाज शरीफ वहां से भाग निकले थे। तो ये तो उसका बैकग्राउंड है कि एक आर्मी चीफ को लेके आज अगर इमरान खान इतना बड़ा एक जलसा जुलूस कर रहे हैं और उसको लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं, उसका नाम वो इलेक्शन का दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च था जिसका नाम इमरान खान ने दिया हकीकी आज़ादी मार्च, तो वो इस मार्च को लाहौर से लेके इस्लामाबाद आने वाले थे। कल वो यात्रा खत्म होने वाली थी इस्लामाबाद पहुंचकर जी, लेकिन उनको लग नहीं रहा है कि अभी इस यात्रा को खत्म करके वो कुछ हासिल कर पाएंगे, या वो जो चाहते थे कि उनका जो मकसद था आर्मी चीफ बनाने का, वो अभी लग नहीं रहा था कि उसको 1-2 दिन में हो जाएगा। तो इसको उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का नाम कल दे दिया। कल उन्होंने कहा कि ये मार्च जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि वहां पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुक्मरान वहां इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि सीधे सीधे इमरान खान उस टकराव के मूड में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे एक खूनी रंजिश हो, जिसके कारण आज जो है पाकिस्तान के जहां जहां उसका मार्च का रूट है उसमें फौज ने अपना पूरा दस्ता उसको उतार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि फौज भी इस बात को देख रही है कि उस बात में कि कभी भी ये मौका मिला तो इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है जी। अगर वो गिरफ्तारी हुई तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि जो बात आप अंदेशा कर रहे हैं वहां मार्शल लॉ का, वो लोग वहां पाकिस्तान के लोग भी बात जान रहे हैं कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट एंट्री होने वाली है और बहुत जल्दी हो जाएगी। अब आर्थिक संकट से जो पाकिस्तान जिस तरह से घिरा है और उसके बीच में ये फ्लड का सिचुएशन है, आप देखिए कि हम लोग अभी कई बार अपनी रिपोर्ट में चर्चा कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो बता रही है 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी सड़क पे हैं। उनको एक छत मुहैया नहीं करा पाया है। ये मुल्क का ये हालत है कि वहां पे राशन बंटने के लिए वहां पे चीजें नहीं है, और उसके बाद ये हालत ये है कि आज उसके आप इसी आर्थिक संकट के कारण अभी शहबाज शरीफ जो भाग के अभी चाइना गए हैं, ये शायद मुझे लगता है कि चाइना के शी जिनपिंग से उनकी पहली मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। वो एक एश्योरेंस लेने गए हैं कि चाइना इस हालत में उनको कोई आर्थिक मदद दे, उनका पुराना जो कर्ज है उसको थोड़ा सा वो अभी एक लंबे उसमें डाल दें, इसको इंस्टॉलमेंट में डाल दें, जो उनको कर्ज के सूद देने में ही भारी पड़ रहा है। वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का अभी जो कर्ज का पूरा जो डेट है उसमें कम से कम उसके पूरे बजट का 30% उसके इंटरेस्ट में देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये पूरी एक तरह से विदेशी कर्ज के जाल में इस तरह से फंसा हुआ है कि उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि वो पाकिस्तान में इमरान खान के इस मार्च को किस तरह से सामना करे। और इसी संकट को देखते हुए पाकिस्तान, इमरान खान इस बात को जानते हैं कि हुकूमत की स्थिति इस जर्जर आर्थिक व्यवस्था में ऐसा है नहीं कि वो एक बड़े जो जनसैलाब निकला है उसमें जो गृह युद्ध की आशंका है उसमें उसको बचा सके। मैं इसी तो अल्टरनेट क्या बचता है? अल्टरनेट तो सीधे सीधे वहां पे मार्शल लॉ ही बचता है, जो वहां के लोग इस बात को समझ रहे हैं और बता रहे हैं। मैं इसी पर आने वाला था कि तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोगों को तो इमरान खान ने अच्छा खासा मोबिलाइज कर लिया है और वहां पर सड़कों पर तमाम तरह के प्रदर्शन, तोड़फोड़ की चीजें भी वो नजर आने लगी हैं। तो ये बताइए कि क्या इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर और क्या पाकिस्तान के बाहर से भी कहीं कुछ समर्थन मिल रहा है क्या? देखिए लालचंद जी, कल लंदन में मरियम नवाज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप उसको देख सकते हैं। वह है वो हो सकता है कि मरियम नवाज एक तरह से आरोप भी लगा रही हो, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको 5 साल के लिए क्यों निष्कासित किया है, क्यों चुनाव लड़ने से मना किया है? तो खुद इमरान खान पे भी करप्शन के चार्जेस है। आज जो फेडरल एजेंसी है उनको पूछताछ के लिए इस्लामाबाद बुलाया है, और वो उस पूछताछ से बचने के लिए ये एक तरह से लॉन्ग मार्च का एक ड्रामा कर रहे हैं। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए उनको जो चीजें उपहार में मिली थी उनको उन्होंने बेच दिया, और वो लाखों करोड़ रुपए अपने लिए उन्होंने रख लिया था। यही चार्ज करके इलेक्शन कमीशन ने उनको निष्कासित किया है और उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। तो अब ये सवाल है कि आप भी इतने दूध के धुले हुए तो है नहीं कि जो आप नवाज शरीफ के पूरे परिवार पे या बिलावल भुट्टो के परिवार पे आप ये आरोप लगाते हैं कि ये चोर है। आप बिलावल भुट्टो के जो लोग जहां भी जाते हैं या पाकिस्तान की सरकार में आप देखिए कि वहां के मंत्री का चाहे अमेरिका दौरा हो या आप देख रहे हैं कि जो यूके में कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग में बैठे हो, वहां पे पाकिस्तान के कुछ लोग पीटीआई के खड़े होते हैं और उनको चोर चोर का नारा लगाते हैं उनके पीछे पीछे। तो ये जो आप एक ड्रामा कर रहे हैं
उस ड्रामा में आप एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ते हैं कि इमरान खान को आप एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इमरान खान अपने आप को कि हम एकदम एक करप्शन फ्री एक पाकिस्तान को देना चाह रहे थे, जो ये लोग रोक रहे हैं, जबकि वो खुद करप्ट हैं। इस बात को इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है। तो इन सारी चीजों में अब देखिए कि ये पाकिस्तान में अभी फौज बहुत चुपचाप से इन लोगों के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविटीज को देख रही है। जी जी। वो एक मौका इस ढूंढ रही है फौज कि कौन ऐसा मौका मिले तो वो पाकिस्तान में इन सारे हुक्मरानों को किनार करके कभी भी अपने सत्ता पे काबिज हो सकती है। लेकिन और इसी सत्ता पे काबिज होने के लिए आप देखिए कि इस बात में मैं थोड़ा सा आपको पिछले का बैकग्राउंड दे दूं कि परसों जो वहां पे आईएसआई पहली बार पब्लिक फेस में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। आखिर आईएसआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आईएसआई इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को झूठा मक्कार बता रही है तो सही बात है कि एजेंसी इस बात को लेके अपने पूरे आवाम को बता रही है कि ये जो मैसेज करना चाह रहा है वो गलत है। फौज अभी भी उसके लिए नंबर 1 हीरो है और वही फिर पाकिस्तान के तख्ता कभी भी पलट दे तो इसमें कोई अंदेशा नहीं करना चाहिए। एक बात और समझने वाली है जो आपके जरिए हम जरूर समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो भी सत्ता से हटता है, जो भी प्रधानमंत्री या जिसको फौज हटाती है, उनका हश्र क्या होता है हमने देखा है। वो या तो वहां से उनको भगा दिया जाता है या वो भाग जाते हैं या उनके ऊपर उनको जेल में भी डाला जा सकता है या कुछ भी हो सकता है। वहां पर प्रधानमंत्री की तो हत्या तक हुई है। लेकिन इमरान खान सत्ता से हटाने के बाद भी और हटने के बाद भी इतने ज्यादा कैसे एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं विनोद जी, क्या वजह है? बहुत सही सवाल है लाल जी आपका। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान जो है फौज के गले की हड्डी बन गए। हाँ, ये गले की हड्डी मैं इसलिए कह रहा हूं कि फौज ने ये खड़ा किया था। ये तालिबान खान के नाम से मशहूर है पाकिस्तान में। तो फौज के साथ में कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में, आप जो पख्तूनख्वा देख लीजिए या वजीरिस्तान का इलाका देख लीजिए, वहाँ पूरे पख्तूनों के बीच में, खान के बीच में उन्होंने, इमरान खान ने अपनी एक अच्छी पार्ट बनाई थी। जब वार अगेंस्ट जो टेररिज्म था उसमें जब टारगेट हो रहा था तालिबान, तो उसके अगेंस्ट में सीधे सीधे तालिबान के सपोर्ट में इमरान खान खड़े हुए थे। तो ये इमरान खान से खड़ा वहां पे वो सपोर्ट मिलने के कारण फौज से उनकी दोस्ती बढ़ती गई और बाद में उनको नवाज शरीफ को हटाना था, उनको बेनजीर भुट्टो के परिवार को बाहर करना था, तो उन्होंने इमरान खान को बढ़ाया और इमरान खान को नेशनल सीन में ले आए जी। आज हालत ये है कि इमरान खान सीधे सीधे चार्ज लगा रहे हैं फौज पे, इसे लगा रहे हैं फौज पे। अब आप देखिए कि परसों तरसों जो एक बहुत बड़े अरशद जर्नलिस्ट है वहां पे, वो फौज के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं और वो लगातार जो है फौज के खिलाफ लिखते रहे कि ये पूरे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है उसमें इमरान पूरी फौज जो है उसकी व्यवस्था और उसके सिस्टम घून की तरह उसको कतर रहे हैं। और वो फौज के इतने बड़े क्रिटिक्स थे कि पहले तो उनको पाकिस्तान से दरबदर होना पड़ा, उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दो। अब वो पाकिस्तान से जब विदेश गए, वो यूएई गए और उसके बाद फिर वो दूसरे कंट्री में गए तो उनकी वहां हत्या हो जाती है। तो इमरान खान ये सवाल सीधे सीधे फौज के साथ पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में मीडिया की में फ्रीडम की आजादी नहीं है? क्या इस देश में लोगों को फौज के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है? तो अगर ये सवाल पूछ के अरशद की जो मशहूर पत्रकार थे वहां के, उनकी मौत के बाद इमरान खान ने सीधे सीधे फौज पे हमला बोल दिया है और फौज की उस क्रेडिबिलिटी को आप एक तरह से कह सकते हैं कि इमरान खान ने एक तरह से खत्म कर दिया है। और इमरान खान इस बात को साबित कर रहे हैं कि फौज जो है वो फ्रीडम का ये सबसे बड़ा दुश्मन है, लोगों के और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ये फौज को अब खटकने लगा है और इसलिए इमरान खान लोगों के लिए, फौज के लिए सबसे बड़े एक समस्या बन के खड़े हुए हैं। और इसलिए आप कह सकते हैं कि कभी भी वहां मार्शल लॉ लागू हो जाए, नाफिज हो जाए, तो ये दिन दूर नहीं जब कभी भी इमरान खान उस पर काबिज हो, फौज जो है वहां पे काबिज होते हुए दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है। वहां पर इतिहास तो रहा है कि जो आज़ादी के 75 साल हुए हैं उसमें लगभग आधे वक्त तक फौज वहां सत्ता पर काबिज रही है। लेकिन भारत तो हमेशा से लोकतंत्र में भरोसा करने वाला है और इसीलिए चुनाव और उपचुनाव भी होते हैं। और आज उसी के तहत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तो उपचुनाव की बात हम करने वाले हैं। भारत में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और इसमें खासतौर पर अगर हम कुछ सीटों का जिक्र करें, ये जो 7 सीटें हैं, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट, यानी महाराष्ट्र में 1 और बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के मतदान हो रहे हैं। हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में
मुनगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा में धामनगर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सभी सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और शाम 6 बजे तक ये चलने वाला है। और इन सभी सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे के लिए मतगणना जो होनी है वो रविवार को होनी है। बिहार की बात खास तौर पर कर लेते हैं क्योंकि वहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच महागठबंधन बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है। जब से बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाया है तो उनकी अगुवाई वाले महागठबंधन की एक तरह से ये परीक्षा भी कही जा सकती है, क्योंकि इनके प्रदर्शन पर इन 2 सीटों के नतीजे पर सभी की नजर होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस बीच एक सनसनीखेज दावा कर दिया, और वो दावा क्या है? उनका कहना है कि जल्दी ही जेडीयू टूट जाएगी और जेडीयू में 2 फाड़ हो जाएगा। सुशील मोदी ऐसा दावा कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में भी सत्ता से बाहर हो चुकी महाविकास अघाड़ी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वहां पर सत्ता से बाहर हो गई है महाविकास अघाड़ी, लेकिन इन सीटों पर जो चुनाव है उन चुनावों के नतीजे ये तय करेंगे कि उनका मनोबल कितना बढ़ता है या फिर घटता है। सलमान हैदर हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बिहार पर सभी की नजर है। सलमान जी, 2 सीटों पर ही हालांकि उपचुनाव है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि लिटमस टेस्ट, वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें, रसायन की भाषा में लिटमस टेस्ट, क्या इन उपचुनाव के नतीजों को लिटमस टेस्ट माना जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि एक मायने में आप कह भी सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ 2 सीटों से जनता का रुख नहीं आंका जा सकता है, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें कोई ऐसा फर्क डालने वाला ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कारण क्या है कि ये जो चुनाव है अभी, जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनका हो सकता है थोड़ा सा असर पड़े। और जैसा कि आपने लालचंद अभी कहा कि सुशील मोदी ने जो एक आगे के लिए पेशन गोई की है कि हो सकता है कि जेडीयू में 2 फाड़ हो जाए, तो वो एक उसका एक प्रिकर्जर भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो अभी हाल फिलहाल राजनीतिक परिस्थितियां बिहार की बदली हैं, उससे जनता क्या अपना रुख दिखाएगी वो आज की वोटिंग में पता चलना है। केवल अगर लिटमस टेस्ट भी कहें हम, तो वो इस तरह से जो परिणाम आएंगे 6 तारीख को, उससे ये तो पता चलेगा कि जनता ने वर्तमान परिवर्तन को किस तरह से लिया है। सलमान जी, लेकिन ये बताइए कि ये जो 2 सीटें हैं बिहार में, इन पर कौन, ये सीटें किनके पास थीं और किस वजह से उपचुनाव हो रहे हैं इन 2 सीटों पर? दरअसल ये जो 2 सीटें हैं, एक तो जो अभी इनकम्बेंट थे उनकी मृत्यु की वजह से मोकामा का चुनाव हो रहा है जी। और गोपालगंज की भी स्थिति ऐसी ही है। तो अभी ये जो अचानक से रिक्त हुई हैं सीटें, इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो हालांकि अगर चुनाव में जनता का कितना इंटरेस्ट है, इससे इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस बार पीछे के मुकाबले जो उम्मीदवारों की संख्या है वो बहुत ही कम है। 32 के करीब उम्मीदवार पिछली बार गोपालगंज में थे, जो आम चुनाव हुए थे विधानसभा के 2020 में, और इस बार सिर्फ 9 उम्मीदवार हैं। और यही स्थिति मोकामा की भी है। पिछली बार 8 थे और अब 6 प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिटमस टेस्ट की अभी आप बात कर रहे थे कि 2 बाहुबलियों की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं मोकामा में, और मोकामा में, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि अनंत सिंह जो एक दागी या बाहुबली भी कह सकते हैं विधायक जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व विधायक रहे हैं वो। और साथ ही साथ जो ललन सिंह हैं एनडीए की ओर से जो प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी हैं, वो उनकी पत्नी है। तो एक तरफ जो जनता है वो भी देख रही है कि राजनीति में किस तरह से समीकरण बदलते हैं, बिल्कुल, और अपना जवाब वो किस तरह से देगी, ये तो फिलहाल 6 तारीख को ही पता चलेगा। और एक तरह से लालू प्रसाद यादव के जो माई गठबंधन था, जिसको कहते थे माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, उसमें सेंध बीजेपी ने या कहें कि एनडीए ने
पिछले दिनों काफी लगाई है, ठीक है, तो उसका असर भी पड़ सकता है। ये बताइए ये दोनों सीटें कौन कौन से पार्टियों के खाते में थी पहले? ये जो अभी आरजेडी की खाते में थी, तो अभी अब चुनाव के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है जी लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सलमान जी। तो ये दोनों सीटें आरजेडी की थीं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये देखना होगा कि क्या इन दोनों सीटों को आरजेडी महागठबंधन अपने पास दोबारा ला सकती है या नहीं ला सकती है। इस पर पर्दा है, लेकिन ये पर्दा उठेगा रविवार को। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे। इस वक्त फिलहाल दीजिए पूरी टीम को अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।